मेरे पास सिर्फ एक बहाना है आपके होठों पे तबस्सुम बिखेरने का। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने मज़ाहिया कलाम से, अपनी हास्य व्यंग रचनाओं से इस महफिल को लोटपोट और सराबोर कर दें। जनाब कपिल जैन। परम आदरणीय राहत भाई की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ, उन्हें अभिवादन करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दरअसल होता यह है सलीम भाई कि अपने शहर में कितना पढ़ना है, ये यूक्रेन से भी बड़ा वाला संकट है। मगर इस संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस देश में अब राजनीतिक टिप्पणी तो की नहीं जा सकती। आदरणीय बेग साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, राजनीतिक टिप्पणी की नहीं जा सकती। फोन पे बोलो तो सीडी बन जाती है, खुलेआम बोलो तो ईडी आ जाती है। बहुत अच्छे कपिल। कोई राजनीतिक टिप्पणी करके कोई मतलब नहीं है। मगर बधाई देना चाहता हूँ, सप्लीमेंट्री में पास हुए थे क्या, वो एक ही बार होता है अपना। सलीम भाई को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। वो तो पिछले साल भी आयोजन करवाने वाले थे, मगर वो लॉकडाउन ने सारा मामला बिगाड़ दिया। क्या खतरनाक बीमारी कोरोना, लेकिन मतलब किसी के बाप को पता नहीं था कोरोना के पहले सैनिटाइजर क्या होता है। बडवाइजर पता था। ये अबरार भाई वहीं से रिस्पांस आया जो उस गोत्र के हैं जी। मगर क्या खतरनाक बीमारी। पटेल साहब बिल्कुल मेरे सामने, मतलब जिस पत्नी ने जीवन भर कहा कि तुम्हारे जैसा निगेटिव पति नहीं देखा, उस पत्नी ने भी जब आरटीपीसीआर करवाने गया तो बोली देखो याद रखो पॉजिटिव आया। तो ये स्थितियां हो गई थी। वो तो लॉकडाउन के दौरान बेटी ने कह दिया कि ननियाल जाऊंगी, नानी की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा कहीं मत जा, पूरी दुनिया को ही नानी याद आ रही। ये सारी स्थितियां, वो सैनिटाइजर लगा लगा के हाथ की सारी रेशाएं मिट गई। केवल एक रेशा और ज्यादा गहरी हो गई, जिसको गरीबी की रेखा कहा जा सकता है। हाय हाय हाय, वाह 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 कपिल, क्या बात। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी बारीक टिप्पणी देना चाहता हूं। अबरार भाई, तनवीर भाई यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल मौलिक बात देना चाहता हूं कि हद तो तब हो गई साहब, आपने चित्र देखा होगा कि ऑक्सीजन वो ढूंढ रहे थे जिन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। क्या बात। अरे जियो जियो कपिल भाई। अरे और मैंने जब राहत भाई का देहांत हुआ, जब राहत भाई हमारे बीच में नहीं रहे, तो एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर की थी कि क्या पता ये दुनिया कब कोरोना से राहत की सांस ले, मगर कोरोना ने राहत की सांस ले ली। कि कैसे कहे गुनाह में शामिल नहीं रहे। कहीं ना कहीं प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है, हमारी करने का परिणाम है सब कुछ कोरोना वोरोना। कैसे कहे गुनाह में शामिल नहीं रहे, जो अब मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे, और जिनको बिठाने सर पे कंधे हजार थे, उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। वाह, उनको भी 4 कंधे हासिल नहीं रहे। ये सारी स्थितियां, इन स्थितियों के बीच में काव्य पाठ करना बड़ी मुश्किल बात है। मगर सलीम भाई को इसलिए बधाई क्योंकि कहीं ना कहीं 2-2.5 वर्षों के बाद में एक हंसी दिगरस वालों के चेहरे पर आनी चाहिए थी, जरूरी था। और जब भी हंसी की बात होती है तो मुझे फोन कर ही देते कि आ जाओ, और हम भी आ ही जाते हैं। कहीं ना कहीं आप सबका प्यार है। कल ही होली का दूसरा दिन धूलिवंदन होकर के गया, और मेरे समक्ष यहाँ पर तमाम भाई ऐसे बैठे हैं जो धूली का वंदन रोज करते हैं, नमाज रोज पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे जो त्योहार है आपस में मिले जुले होते हैं, सब समझदारी की बात होती है, सारी बातें चलती रहती है। मगर हम तो तंग आ गए साहब, 5 महीने से बसें भी बंद हैं। आम आदमी के बस में केवल बस थी, अब वो भी नहीं रही। वो तो पीछे मतलब बस के सारे किस्से हमारे साथ होते थे, अच्छे भी लगते थे। वो मंगरूल पीर में मुशायरा था। सलीम भाई को कहा कि यार नजदीक की बात है, बस से चले जाते, मानोरा चौक में चले गए। अब मैं बस में पहले चढ़ा, ये सोच के चढ़ा कि सलीम भाई मेरे पास में आकर के बैठेंगे।
मगर इन्होंने दूसरी खाली सीट देखी। आदमी सफर में उम्मीद से होता है। क्या बात है। हाँ, वहां पे जाके बैठ गए तो एक आदमी इनके पास आया, बोले जगह है क्या? बोले बिल्कुल नहीं, सवारी आने वाली है। अपने में से कई सारे ऐसा ही कहते हैं, है ना, सवारी आने वाली है। वो आदमी सामने चला गया, पीछे से एक महिला आई, बोले जगह खाली है क्या? सलीम भाई बोले बिल्कुल। तो वहां पे बैठ गई तो सामने जो आदमी गया था पीछे लौट के आया और सलीम भाई से बोले आ गई आपकी सवारी? हाँ। बोले आ गई। बोले यही है क्या? बोले यही है। वो आदमी बोले मेरी पत्नी है, ध्यान रखना। क्या बात है, ताली बजाओ यार। ये मुस्कानी तो लाई जा सकती है, मगर ये भी मामले बिल्कुल बंद हो गए। जब से 5 महीने से बसें बंद हो गई, तरह तरह के चित्र, दृश्य, नज़ारे हमको दिखाई देते थे, बिल्कुल बंद हो गया। मुझे तो याद आता है, एक 60 साल की बुढ़िया बस में चढ़ी, खचाखच बस भरी हुई, कोई जगह देने को तैयार नहीं, बुढ़ों ने तक जगह नहीं दी। तो बेचारे ड्राइवर को दया आ गई, उसने उससे कहा, बोले बोनट पे बैठ जाओ। बुढ़िया बोनट पे बैठ गई। अब 30 साल की लड़की बस में चढ़ी, कई जगह देने को तैयार, बुढ़े तक तैयार, मगर लड़की बैठने को तैयार नहीं। तो वहां से वो बुढ़िया ने आवाज दिया, बोली बेटी बैठ जा, 30 साल बाद तो बोनट भी बैठना। तो स्थितियां जो है वो अपने आप में चलती रहती है। बहुत शुरुआत में अबरार भाई का बहुत अच्छा संचालन जाने ही जाते हैं पूरे देश नहीं विदेश में भी। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां अबरार भाई के लिए बजा दीजिए। एक मिसरा उन्होंने पढ़ा था कि मजबूर घरवाली, ऐसा कुछ जी, अनिश्चित तौर पे, हालांकि क्या पता कितनी मजबूर होती है, हम तो अपने आप को ही मजबूर समझते हैं। आप चश्मा लगा करके बाजार से घर पे सब्जियां लेकर के जाओ, वो दूरबीन लगा करके कमियां निकालती है। तुम कुछ ढंग का ला ही नहीं सकते, कुछ भी उठा के लेके आते, कुछ भी उठा के लेके आते। अपने को गुस्सा आ गया, मैंने कहा तेरे को भी मैं ही लाया था। अब उसके ध्यान में आया तो बात को संभालते हुए उसने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल तुम बड़े भोले हो, कोई भी तुमको बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तुम्हारे पिताजी ने की थी। तब जाके कहना चाहता हूं कि पत्नी ने कहा हम 10 दिनों के लिए मैके जाने वाले हैं। हमने कहा मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। पत्नी ने कहा हम 10 दिनों के लिए मैके जाने वाले हैं। हमने कहा मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। पत्नी बोली हाँ हाँ, हमारे लौट के आने के बाद तो इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि हम आते वक्त अपनी माँ को अपने साथ लाने वाले हैं। हमने बुरा मुंह बनाकर कहा इतने अच्छे? पत्नी बोली जाने दो, आप नहीं हो सच्चे, आपको मेरी माँ का आना नहीं सुहाता है, इसीलिए तो आपके जैसा कभी रॉबर्ट वाड्रा नहीं बन पाता है। मैंने कहा अरे वो दिया जलाने से पहले चलने वाली आंधी स्वयं घोषित प्रियंका गांधी। हर व्यक्ति को सांस का आना अच्छा लगता है, सांस का जाना नहीं। पत्नी बोली क्या इतने वर्षों में हमने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम शब्दों का खेल हमसे खेल रहे हो, तुम सांस नहीं सांस बोल रहे हो। तुम सांस नहीं सांस बोल रहे हो, तुम सांस नहीं सांस बोल रहे हो। मैंने कहा बात का बतंगड़ मत बनाओ, आते वक्त माँ को ही नहीं अपनी बहन को भी अपने साथ लाओ। इससे पहले की पत्नी भड़के भड़क करके कड़के मैंने पोंछते हुए उसकी भीगी पलके कहा मत बहाइए आंसू सरकार, अब की बार सासू सरकार, अब की बार सासू सरकार, अब की बार सासू सरकार। तालियां बजाते रहिए। मैं तो हमेशा कहता भी हूँ हमारे लिए ऑक्सीजन का काम भी करती है, और आपकी तालियां वही हमारे लिए जो है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है। तो बहुत जरूरी है, बजती रहनी चाहिए। वो तो मेरा शायर मित्र था, सुहागरात का मामला, पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए, पत्नी शर्माई, मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। अब वो वहां पे मांग सकता है तो अपन यहाँ मांग ही सकते हैं, आपका भी काम बनता है। मगर अबरार भाई दुख केवल इस बात का होता है कि देश में संचार माध्यम तो बहुत हो गए, मगर संस्कार माध्यम कम होते जा रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। काश संचार माध्यम के बराबर में अगर संस्कार माध्यम भी बढ़ जाते तो सारी बात बिल्कुल अलग हो सकती थी।
आज तो जब मुशायरे में आ रहा था तो हमेशा जब भी बाहर जाता हूँ लड़का पैर छूता है, आज पैर नहीं छुए, ऐसा किया। मैंने बोला क्यों? बोले पुष्पा देख के आया, वो झुकेगा नहीं साला। मेरा कहां तक के चला गया काम? क्या बात। हाँ? झुकेगा नहीं साला। अब यही तो झुकने की जगह है, यहाँ झुकेगा तो फिर जैसा उठेगा कोई नहीं झुकना, झुका ही नहीं सकता। मगर वो बात को समझता नहीं हो, पुष्पा को ज्यादा तवज्जो देता है, मानने लग गए हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि काश संस्कार माध्यम बढ़ जाते। ये मोबाइल सारी फालतू की बातें पहले नहीं थे तो काम चलते थे काजी साहब, काम तो पहले भी होते थे, कोई रुके हुए थोड़ी थे। वो तो पोते ने दादाजी से पूछ लिया, दादाजी आपके जमाने में मोबाइल नहीं था, कैसे काम चलाते थे? दादाजी बोले कुछ नहीं रे, घंटी रख ली थी, बजाता था, तेरी दादी आ जाती थी। होता बोलिए तो आपका मामला ठीक है, मगर दादी को आपसे बात करनी हो तो वो क्या करती थी? बोले उसका क्या है, वो तो हर आधे घंटे में आकर के पूछती थी आपने घंटी तो नहीं बजाई। ये सारे मामले हो गए। मगर बच्चे कभी कभी बड़ी अच्छी भी बात करते हैं। जब एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये त्योहार हर साल हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं? पिताजी ने कहा कैसी बात करता है? बच्चा बोला तभी तो इन्हें हर साल मनाना पड़ता है। ये सहज रूप से बाल सुलभ बात भी बच्चों के भीतर से ही निकल सकती है। उनके भीतर जो परमात्मा है उसको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। और समय का भी ध्यान रखते हुए बिल्कुल संक्षिप्त कविता संचार माध्यमों के कहर को लेकर आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि रात के 2:30 बजे मोबाइल की घंटी बजी। पत्नी ने कहा अजी इतनी रात गए किसका होगा? हमने कहा जिसने लगाया उसका होगा। हमने कहा जिसने लगाया उसका होगा। हमने भारतीय मतदाता की तरह संभ्रमित अवस्था में बटन दबाई और पूछा कौन? उधर से आवाज आई डाउनलोड कीजिए नई रिंगटोन। मैंने कहा आप भी बड़ी कमबख्त है, ये डाउनलोड करने का नहीं लोड डाउन करने का वक्त है। क्या रिंगटोन के कई किस्से हैं, अपने पास किस्सों के कुछ हिस्से हैं। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। एक शव यात्रा के दौरान एक रिंगटोन ने मचाई बहुत खलबली। रिंगटोन थी आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। सुनकर रिंगटोन को मृत व्यक्ति के भाइयों ने रिंगटोन वाले को डांटा, मार करके एक चाटा। कहने लगे समझा करो हालात को, जज्बात को, तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को? वाह 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 वाह। तुम्हें क्या हक है कहने का हमारे दिल की बात को? एक बार ऐसी एक मुशायरे में खूब जम गया अपना रंग, नम्रता हार गई अहंकार से जंग। हमने सोचा कि हमारे सामने कोई भी शायर क्या खाक जम पाएगा। तभी अंतर्मन से रिंगटोन बज उठी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। क्या बात। तभी अंतर्मन से रिंगटोन बज उठी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। मगर भाई साहब सिर्फ एक बार सही समय पर रिंगटोन बजी और अपने मन में देशभक्ति के भाव जगे। दिन था 15 अगस्त और रिंगटोन थी तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। आइए इसी के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। केवल परमात्मा से इतना ही चाहता हूँ कि पत्नी अगर कहे महंगी जगह घूमने ले जाओ तो उसको कम से कम पेट्रोल पंप पे ना ले जाया जाए। महंगाई की तरह आपके जीवन के सारे सुख दिन ब दिन बढ़ते जाए और भारतीय फिल्मों की अभिनेत्रियों के कपड़ों की तरह आपके जीवन के सारे दुख दिन ब दिन कम होते जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि खत्म हो जाए क्योंकि जीवन में थोड़े बहुत दुखों का बचे रहना जरूरी होता है, तभी तो हंसी की कीमत समझेगी, वरना हमें सुनने कौन आएगा। वैसे भी हंसी की कीमत वही जान सकता है जिसकी आंख से कभी आंसू बहा हो। उस आंसू को भी जिंदा रखना, हंसी को भी जिंदा रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।